तो आज हम लोग प्रकाश के जो परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है, ठीक है ना, इसके बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का, ठीक है, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि 6 कंडीशन जो थे उसमें से जो छठवां कंडीशन था, यानी जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तभी ना सीधा और आभासी बना था। तो देखिए फोकस और ध्रुव कहीं दिया होगा, ठीक है, तो दिया है ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के फोकस बिंदु और एफ पर, यह भी नहीं सही है। हाँ, ये दिया हुआ है डी नंबर, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में। ठीक है, चारों ऑप्शन को सही से पढ़िएगा, जल्दीबाजी करेंगे एक भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि अगर दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में वस्तु को रखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो छोटा भी बनता है, सीधा बनता है, और मतलब बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और ये आभासी होगा। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितना बताए थे, अनंत। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है और वक्रता त्रिज्या आर भी क्या होती है, अनंत होती है। कोई दिक्कत? चलिए, 2 बातें हो गई। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, कि अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अभी प्रतिबिंब का प्रश्न हो गया। तो देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहां बनेगा? अब पूछ रहा है बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? तो आपको याद है हमेशा उल्टा ही बनता है ना। तो अब उल्टा बनेगा, पहली बात, उल्टा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। अब समस्या यह है कि छोटा बनेगा कि बड़ा। देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, यानी वस्तु वक्रता केंद्र से पहले रखा गया है, और जब वक्रता केंद्र से पहले रखा जाएगा तो क्या बनता है, बड़ा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर बराबर बनता है और वक्रता केंद्र से दूर छोटा बनता है। तो वक्रता केंद्र के आप और पहले आ गए हैं तो मतलब बड़ा ही बनेगा। तो उल्टा वास्तविक बड़ा, कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देखिए उल्टा वास्तविक डी नंबर भी दिया, बट छोटा दिया है। ठीक है ना। तो यहां बड़ा बनेगा क्योंकि आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, आप बहुत पास पहुंच रहे हैं दर्पण के। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, कह रहा है आभासी, सीधा और आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, मैग्नीफाइंग, बड़ा हो गया है। ठीक है ना। तो आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और आवर्धित। तो ये पहला क्वेश्चन यही तो था, यानी वस्तु को रखा जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में, देखिए प्रश्न वही है बट प्रश्न के कहने का तरीका बदल गया। ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। ठीक, अब आगे देखिए आप लोग, ये प्रश्न कर रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि संयुग्मी फोकस उन 2 बिंदुओं को कहते हैं जिनमें पहले वस्तु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखिए संयुग्मी जो फोकस है ये केवल और केवल अवतल दर्पण में होता है। ये हम लोगों ने थ्योरी वाले क्लास में पढ़ा हुआ है ना। तो याद रखिएगा ये केवल अवतल दर्पण में है, बाकी कहीं संभव नहीं है। और क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2012 में पूछा गया है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है, 14, 15, 17, 19, उसके बाद भी कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो फोकस होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। तो फोकस त्रिज्या का आधा, यही आंसर सही होगा, दूना नहीं होगा। फोकस त्रिज्या का आधा होता है तो r/2, तब बराबर r/2, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है ना। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है फोकस दूरी बताइए। देखिए अगर वक्रता त्रिज्या 12 है तो फोकस हो जाएगा 12/2, 6। बट समस्या इस बात की है कि +6 भी दिया है, और तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण अगर है तो अवतल दर्पण का जो फोकस है वो बाईं ओर होता है। कहां होता है?
अब बाईं ओर की समस्त दूरियां माइनस होती हैं, इसलिए उत्तर क्या सही होगा? डी, माइनस का 6 सही होगा। कोई दिक्कत? तो आपका उत्तर हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब आगे बात करें हम लोग। ठीक है ना, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है -10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है वक्रता त्रिज्या बताइए। तो भाई अभी अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि F बराबर सूत्र होता है R बटे, तो यहां से R का मान जो है R बराबर 2F हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी दूना कर दीजिए, तो माइनस का 10 है और दूना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। अब देखिए 20 में केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए वक्रता त्रिज्या हम क्या बोलेंगे? 20 सेंटीमीटर। देखिए चिन्ह आपको ये बताता है कि दाहिने ओर है कि, ये चिन्ह कोई रियल नहीं है, चिन्ह मतलब दिशा बता रहा है। अगर प्लस में आ गया तो दाहिनी ओर होगा, अब माइनस में आ गया तो उत्तर में माइनस नहीं दिया है तो आप सोचेंगे नहीं नहीं गलत दिया। गलत नहीं दिया है, ये कुल मिलाकर दूरी बता रहा है। दाहिना बायां आप समझिए, सवाल नहीं समझेगा। अगला सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो आप अभी भी पढ़े हैं कि फोकस दूरी का दूना ही तो होता है वक्रता त्रिज्या, तो 10 दूना। देख रहे हैं ये प्रश्न दोनों बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। समस्या क्या होता है? ठीक है, बच्चे फार्मूला नहीं याद किए हैं, 10 का आधा 5 कर देंगे, 5 भी दिया हुआ है, और 10 का दूना 20 भी होता है। अब डाउट है कि भाग करें कि गुणा, तो आप ये सूत्र याद करिए, F बराबर R बटे 2, सारा समाधान इसी से होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। अब देखिए फोकस दूरी 10 है, वस्तु रखा है 20 पर, यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा है, क्योंकि 10 अगर फोकस दूरी है तो वक्रता केंद्र 20 होगा, और वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखा ही है, यानी वस्तु आपको इनडायरेक्टली कह रहा है कि कहां रखा है? वक्रता केंद्र पर। और आपको याद है कि अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर। अगर इतनी बातें पता है तो मालूम चल जाएगा। अब कह रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए राइट आंसर आपका ये बन रहा है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, ये राइट आंसर हो गया। तो ये समझना पड़ेगा। अब कहीं लिखा है कि वक्रता केंद्र पर रखा है, लेकिन आपको घुमा फिरा के प्रश्न वही कह रहा है। ये प्रश्न देखिए 2017 बोर्ड में पूछा गया है, पूछे भी जाते हैं ऐसे प्रश्न। इसीलिए सारे जो प्रतिबिंब बनाने के नियम आपको लिखवाए हैं प्रतिबिंब का बनना, उनको समझना जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं? प्रश्न रटने लगते हैं। प्रश्न रटने से आप 2-4 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और जैसे ही प्रश्न की भाषा चेंज हुई नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो भाई त्रिज्या 12 का दूना क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 12 का दूना 24 हो जाएगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। प्लस माइनस यहां है ही नहीं। ठीक है ना, चलिए अगला, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? छोटा भी बने, सीधा भी बने और काल्पनिक भी बने। अब लफड़ा हो गया। समतल में भी सीधा बनता है हमेशा, उत्तल में भी हमेशा बनता है सीधा, लेकिन समतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए ये ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। बात समझ में आया? सीधा दोनों बनाते हैं, ठीक है, काल्पनिक दोनों बनाते हैं, बट छोटा उत्तल बनाएगा और बड़ा मतलब बराबर समतल बनाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे, तो जो उठा हुआ होगा उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? अधिक होगा। तो उठा हुआ कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है ना, तो यहां उत्तल दर्पण होगा, लेंस की बात नहीं करेंगे, तो लेंस का दृश्य क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए लिखोगे लेंस तो पारदर्शी है, तो उसे कहां बोलेंगे? अब अगला है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो कह रहा है अपवर्तन कोण होगा। देखिए अगर लंबवत आपतित होती है, याद कर लीजिए अपवर्तन होगा ही नहीं।
अगर प्रकाश किरण किसी भी सीमा पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है तो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे, तो जब विचलित हुई नहीं तो आपतन कोण भी आपका 0 हो जाएगा और अपवर्तन कोण भी क्या होगा, 0। इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री। बात समझ में आया? ठीक है ना। देखिए 13 और 19 में एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है ना। आगे देखा जाए। अब आगे देखिए आप लोग, कह रहा है यदि आपतन कोण जो है, ठीक है ना, कह रहा है कि आपतन कोण जो है वो कितना है, 42 डिग्री, ठीक है। अपवर्तन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है आप लोगों से, आप लोगों से कह रहा है विचलित होगी, यानी अपवर्तित जो किरण है कितनी विचलित होगी। देखिए अगर आपको हल करना है तो आप हल कर सकते हैं, अदरवाइज याद कर लीजिए विचलन कोण हमेशा आई और आर का डिफरेंस होगा, आई और आर का। तो यहां पे 12 डिग्री होगा। अब रुकिए इसका चित्र बना के ट्राई कर लेते हैं कि क्या जो हम लोग सोच रहे हैं वैसा सही है। चित्र कैसे बनेगा देखिए, तो क्या करिए कि आप ऐसे कोई मीडियम बना दीजिए, ठीक है ना, और प्रकाश किरण ये मान लीजिए कि यहां आ रही है, ऐसे आया प्रकाश किरण, ठीक है। तो आपतन कोण यही कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए, और अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, 30, ठीक है ना। तो ये कोण जो है आपका 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन ये जो किरण है इसे जाना चाहिए था सीधे, सीधे जाना चाहिए, तो विचलन कोण आपका यही है, यही कोण है। तो अगर ये पूरा 42 है तो ये पूरा कितना होना चाहिए, 42 शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये 30 है तो 12 ही तो बचा। तो इतना दिमाग लगाने से अच्छा है विचलित जब कोण पूछे आप सूत्र लगा दीजिए आई डिफरेंस आर, मतलब जो ज्यादा होगा ज्यादा वाले में से कम वाले को। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपतन कोण कम हो जाए तो आप तो कह देंगे माइनस में आ रहा है। तो जब भी विचलित पूछ ले या कोई कोण का नाम हो तो आप क्या करिए, आई और आर को आपस में घटा दीजिए, ज्यादा वाली संख्या में से कम वाले को घटा दीजिए, वही उत्तर, ठीक है। चित्र बना सकते हैं बट आवश्यकता नहीं है 10 के लिए। चलिए और देखते हैं हम लोग प्रश्न, ठीक है ना। तो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनाता है, और अगर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है ना, तो आपके आवर्धन का जो मान है 1 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब छोटा बनता तो यम का मान क्या होता, 1 से कम। अगर प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता तो यम का मान 1 से अधिक, कोई दिक्कत। अगला देखिए, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है, तो कह रहा है उल्टा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो व्युत्क्रमणीयता के सिद्धांत से उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा किया तो आप भी उल्टा कर दीजिए, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीयता का सिद्धांत या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये वही है। अगला है कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो बताइए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होगा। देखिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो भाई जाहिर सी बात है तो बैगनी का सबसे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला है अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकार का बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को चाहे जहां रखिए, प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है, चाहे जहां रखिए। तो प्रतिबिंब देखिए दिया है दर्पण के पीछे, देखिए उत्तल दर्पण आपका ऐसा होता है तो दर्पण के इसको पीछे ही बोला जाएगा, क्योंकि वस्तु तो आगे रखा जाता है, उस तरफ बना तो पीछे कहेंगे। तो दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर ए आपको सबसे बेटर लग रहा है, और मिला लीजिए, कोई ऐसा तो नहीं है जो और इससे ज्यादा सही हो जाए, नहीं ये सही है, ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है ना। एक और देखते हैं हम लोग, ये प्रश्न है, कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति और 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। देखिए प्रकाश की चाल इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा कभी। तो आपसे पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक है ना। तो आप सूत्र लगा दीजिए,
ये अपवर्तनांक दिया है किसका? कांच का। किसका दिया है? कांच का अपवर्तनांक दिया है। किसके सापेक्ष? तो ए एन जी बराबर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो 3 गुणित 10⁸ अब कांच वाला नहीं पता है तो क्या मान लीजिए? v। इसका मान कितना दिया है? 3/2 बराबर 3 गुणित 10⁸ v। 3 से 3 कट गया तो v का मान आएगा 2 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निकाल लेंगे। इस तरह का एक वीडियो पूरा अपलोड हुआ है जिसमें केवल अपवर्तनांक वाले ही सवाल हैं, तो उसमें हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 2 गुणित 10⁸ हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की जो चाल है, ठीक है ना, 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है। तो जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष। अगर नॉर्मल अपवर्तनांक है तो मतलब वायु सापेक्ष में होगा, तो आप लिख सकते हैं कि AN बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। अब ये बताइए कि पहले इसका मान दिया है 4/3, तो 4/3 लिख दीजिए। अब A पहले है तो वायु में प्रकाश की चाल को पहले लिखना पड़ेगा, तो वो कितना प्रकाश का दिया हुआ है? 3 गुणित 10⁸, जल वाला पता नहीं है तो V मान लीजिए ना, और 3 त्रिका तो आ जाएगा 4V = 9 × 10⁸ यानी 8। और 4 गुणा में उधर गया तो V बराबर, अब 9 में 4 का भाग करेंगे तो 2.25 गुणित 10⁸। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहां पे थोड़ा सा है, आप इसको बोल सकते हैं, बट नहीं, 2.25 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। जब भी आप सवाल को हल करिए, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। क्यों? प्रकाश की चाल 3 गुणित से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये 4 बोल दिया, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगला सेम सवाल है, ठीक है ना। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल जो है इतनी दी हुई है, कह रहा है जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल इतनी है। आपको नहीं लग रहा है कि ये इसका आधा है? ये इसका क्या है? आधा है, तो भाग करने पे आधा आ जाएगा। तो कह रहा है इस पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। नहीं पता है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 गुणित 10⁸, ये दिया है 1.5 × 10⁸। ये पूरा कट गया। 3/1.5, 3/1.5 का मतलब क्या आएगा? 2, यानी यहां पे हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? अगला है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिए हैं, तो कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। अब देखिए यहां पे बड़े सावधानी से आपको सवाल को करना पड़ेगा। अब कैसे? तो देखिए इसको ध्यान देखिएगा। वायु के सापेक्ष जल का, तो पहला वाला जल का है ना, तो हम लिख सकते हैं ANG। अब बराबर कितना? 4/3। अब फिर वायु के सापेक्ष कांच का, अच्छा जल है ना, तो जल है तो W हो जाएगा, ठीक है ना। जल है तो W, तो ANW का मान 4/3। सेकेंड नंबर पे कांच है तो हो जाएगा ANG का मान हो जाएगा 3/। अब इन दोनों का भाग कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 क्या करिए? भाग। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे तो ANG का मतलब क्या होगा बताइए? VA/VW। इसका क्या होगा? VA/VG। इधर देखिए तो ऊपर हो जाएगा 4/, इधर हो जाएगा 3/, ये VA, ये 3 यहां जाएगा, 3 त्रिका, 4 दूनी 8। अच्छा एक काम करिए, ये VG सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा? VG/VW। अब देखिए तो 4/3 में किसका भाग हो रहा है? 3/2 का। तो 4/3 में, ठीक है, देखिए तो 4/3 में, तो यहां पे हो सकता है उल्टा भी हो। एक काम करते हैं, इसको हम हल ही कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी और 3 त्रिका 9। तो हमें लगता है कि आपका, देखिए अब किससे पूछा है? जल के सापेक्ष कांच का। देखिए हम उल्टा निकाले हुए हैं ना, हमारा कांच के सापेक्ष जल का है, तो उल्टा कर देंगे, यानी आपसे जल के सापेक्ष
तो WNG उल्टा हो जाएगा 9/8। अब बताइए 9/8 यही तो आएगा। अरे भाग है, भाग को गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 और 2 चौके 8। तो आपका राइट आंसर यही होगा। कोई दिक्कत? भाग कर लीजिएगा इसको, भाग आपको आता है। जब भाग को गुणे में बदलेंगे चिन्ह बदल जाएगा तो 9/8 आएगा। ठीक है ना, भाग तो आता ही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? देखिए, जल से लेंस बना सकते हैं। जल को बर्फ जमा देंगे और पारदर्शी हो जाएगा, तो कुछ देर तक काम करेगा ही। कांच से तो बनता ही बनता है, ठीक है। प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है। अगर प्लास्टिक पारदर्शी है तो बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए अगला है कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा अब कैसा बनेगा? देखिए, आपको याद होना चाहिए कि अगर उत्तल लेंस के सामने अगर आप कोई वस्तु रख रहे हैं, ठीक है, कहां? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, तो ये छठा कंडीशन है। और छठा कंडीशन में कैसा बनता है? सीधा, बड़ा और आभासी। तो सीधा, बड़ा, आभासी कहीं होगा, यही है, सीधा, आभासी और बड़ा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, और इसी कंडीशन के हिसाब से उत्तल लेंस का प्रयोग आवर्धक लेंस के रूप में कर सकते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। अगला प्रश्न देखा जाए, ठीक है ना। तो अगला है कि किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है जबकि वस्तु को रखा जाता है। तो बड़ा और सीधा केवल और केवल छठवें कंडीशन में ही तो बनता है। तो छठवां कंडीशन का मतलब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ये वही प्रश्न फिर से आ गया, बट प्रश्न की भाषा चेंज हो गई, बट उत्तर वही होगा। ठीक है, तो अगर वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? बड़ा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। अगला है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखा है। तो 2f यानी यहाँ पे f1 f2 की बात नहीं कर रहा है। तो 2f पे रखा गया है तो आपको पता है प्रतिबिंब 2f पर ही तो बनेगा। अगर वस्तु को 2f पर रखे हैं तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है, मतलब 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 पे बनता है। तो बात वही ना हुआ, तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। ठीक है, अगला है उत्तल लेंस, ठीक है ना। उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा। तो देखो, वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा तो कब कब बनता है? तो अगर लेंस के फोकस पर है तो सही बात है, फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत भी बनता है और उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, बड़ा भी बनता है। और ऑप्शन देख लेते हैं, 2f नहीं, 2f में बराबर बनता है, तो ये नहीं होगा। f और 2f के बीच, f और 2f के, तो यहां भी वही कंडीशन है, f और 2f के बीच रखेंगे तब भी तो बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। अब फिर कह रहा है 2f और अनंत। देखिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए दोनों हो सकते हैं। तो लेंस के फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा और वो प्रतिबिंब उल्टा ही तो बनता है, नीचे की ओर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है। बट ज्यादा बड़ा किससे बनेगा? तो ज्यादा बड़ा बनेगा जब आप फोकस पर रखें, तो ये आपका सही बनेगा। कोई दिक्कत? यही सही होगा सर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी जो है, कह रहा है 10 और 30 है। क्या है? 10 और 30। तो कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का अनुपात। तो प्रतिबिंब का मतलब होता है I और वस्तु की लंबाई मतलब O। तो आप जानते हैं कि I बटे O का जो मान है ये होता है V बटे U। V बटे U ही तो होता है। और आपको प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी हुई है? 30 दी हुई है, वस्तु की दूरी 10 दी हुई है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 30 अब बटे 10, यानी कितना आ जाएगा? 3। तो 3 आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1 से अधिक, 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो अनुपात ध्यान से देखिएगा,
आई बटे ओ का अनुपात पूछा है, तो ये तो आवर्धन होता है, तो आप v बटे u से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। देखिए उत्तल दर्पण जो है हमेशा और हमेशा, ठीक है ना, प्रतिबिंब ये आभासी और सीधा ही बनाता है और वस्तु से छोटा ही बनाएगा। तो बताइए सीधा और आभासी कहीं दिख रहा है आप लोग को? तो ऑप्शन नंबर बी है, सीधा और आभासी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला है, ठीक है ना, कह रहा है कि 0.4 मीटर, ठीक है, फोकस दूरी के अवतल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर कोई एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब फोकस 0.4 है, ठीक है, अब प्रतिबिंब भी कहां बनता है? 0.4 मीटर की दूरी पर बनता है। 0.4 मीटर की दूरी पर बनता है, मतलब प्रतिबिंब अनंत पे फोकस पे बनता है। अब प्रतिबिंब फोकस पर कब बनता है? जब वस्तु अनंत पे रखी जाए। तो कह रहा है तो वस्तु कहां रखा है बताइए? 1 मिनट, देखिए कह रहा है कि इतना मीटर की दूरी वाले अवतल लेंस से इतनी मीटर की दूरी पर एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब की पोजीशन है, तो जाहिर सी बात है आपसे वस्तु की पोजीशन पूछ रहा है, तो वस्तु की पोजीशन क्या मानी जाएगी? अनंत मानी जाएगी। कोई दिक्कत? तो यहां पे विकल्प के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई रटा रटा ये प्रश्न हो जाएगा। अगला है कि एक लेंस से, ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि एक लेंस से, ठीक है, 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.25 है। तो देखिए आवर्धन 0.5 का मतलब क्या है? वो छोटा बना रहा है, और आप जानते हैं उत्तल लेंस जब आभासी बनाता है तो बड़ा बनाता है। जब उत्तल लेंस प्रतिबिंब आभासी बनाता है तो, लेकिन यहां 0.5 का मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, क्योंकि 0.5 का मतलब 1 से कम हो गया, ठीक है। अब 0.5 1 से कम हो गया तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाता है? हमेशा अवतल लेंस बनाता है। उत्तल लेंस सीधा वाले में बनाता ही नहीं है। तो यहां पे क्या होगा? उत्तल लेंस कंफर्म है, ठीक है ना, मतलब अवतल लेंस कंफर्म है। अब 2 अवतल लेंस है, लेकिन वस्तु कहां रखा जाएगा? तो देखिए अगर 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु है, ठीक है, तो आपको यहां से देखिए क्या करना पड़ेगा? फोकस निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वस्तु को आप कहां रखेंगे? पूछा क्या है आपसे? तो देखिए, तो ये 0.1 मीटर फोकस दूरी होगा कि 0.2 फोकस दूरी होगा? बताइए। तो देखिए अवतल लेंस में आप जानते हैं, देखिए वस्तु को चाहे जहां रख दीजिए, ठीक है, तो अगर 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखे हैं, 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखे हैं, तो इसका देखिए आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, m बराबर v बटे u, v बटे। अब यहां से क्या होगा कि आपको u का मान दिया है, तो u का मान आप रख देंगे माइनस का 0.2। अच्छा 0.2 का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर। m का मान कितना हो जाएगा? 1/2। अब v नहीं पता है, इसका मान हो गया 20, तो v का मान कितना हो गया? 2 दहा में, तो देखिए v का मान 10 हो गया, ठीक है ना, u का मान कितना हो गया? 20 हो गया। तो 10 और 20 हो गया, तो आप यहां से क्या निकाल लीजिए? फोकस। अब फोकस निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा, तो फोकस ये आप निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत? फोकस आपको निकालना है, तो ये हमारे हिसाब से 0.2 ही आएगा, तो 20 दहा में 200, अब 20 में से 10 गया 10, तो ये आपका 0.2 मीटर ही आएगा, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला है, एक लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस होगी। देखिए सारे ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में दिए हैं, तो फार्मूला लगा दीजिए। आप जानते हैं कि सूत्र होता है P बराबर 100/F। अब P का मान कितना है? 1, तो 1 बराबर हो गया 100/F, तो F का मान कितना होगा? 100 होगा, तो 100 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अरे F कम F, तो F का मान 100 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इसकी क्षमता होगी। देखिए तो सूत्र होता है कि P बराबर 100/F। F का मान कितना है? 25, तो 25 चौका, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4। अगला,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। तो अगर फोकस दूरी मीटर में है तो सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो 1 IF का मान 2, तो 1 में 2 का भाग करेंगे 0.5। अब उत्तल है तो प्लस का होगा, इसलिए 0.5 डायोप्टर प्लस का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो कह रहा है फोकस दूरी क्या होगी। सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर में दिया है तो P बराबर हो जाएगा 100/f। f नहीं पता है, अब बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 2 का गुणा f से तो आ जाएगा 2f और 2f बराबर 100, तो 50 दूना तो 50 सेंटीमीटर होगा। समझ में, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सवाल देखना, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो अभी उसका उल्टा प्रश्न ही है, अगर डायोप्टर 2 था तो आंसर 50 आया, तो अगर फोकस दूरी जो है अगर आपको 50 कर दिया तो क्षमता क्या होगा, 2 डायोप्टर। हल करना ही नहीं, वही सवाल फिर से आ गया। अगला 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर तो 2 तो आएगा, लेकिन अगर अवतल है तो क्या हो जाएगा माइनस में। 50 यहां भी है, 50 यहां भी है, अगर उत्तल का प्लस हो रहा है तो अवतल का क्या हो जाएगा माइनस। देखिए सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं। अगला, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग करता है, मतलब उत्तल लेंस प्रयोग करता है, तो इस लेंस की क्षमता होगी तो 100/f। P बराबर जो है हो जाएगा 100/f का मान 20, तो 20 पंचे। अब चूंकि उत्तल लेंस है तो प्लस का 5 डायोप्टर होगा, कोई दिक्कत। अगला है -5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, तो वही आपका होगा आंसर 20 सेंटीमीटर ही, लेकिन माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा -2.2 आ जाएगा। ठीक है ना। अगला, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब आभासी कब होता है, वही छठा कंडीशन, यानी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए। तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, तो यही तो है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाए तब होगा। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸। इसको बताया किसने था, तो एक साइंटिस्ट थे रोमर, उन्होंने ही ये बात बताई थी ना। अगला देखिए आप लोग, एक अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितना होगा। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होगी, और त्रिज्या अगर 20 है तो 20 का आधा माइनस का 10। ये प्रश्न ऐसा हो चुका है। अगला, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 है, तो फोकस दूरी प्लस में होती है, तो त्रिज्या इसका दूना हो जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा 10 दूनी 20, क्योंकि सूत्र होता है R बराबर 2f, तो 10 दूनी 20। इसका देखा जाए, अगला प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, तो वही होता है F बराबर R बटे, संबंध पता है ना आपको, F बराबर क्या हो जाएगा R बटे जो है 2 हो जाएगा। कुछ लोग उल्टा याद कर लेते हैं, नहीं फोकस हमेशा कम होगा, तो F बराबर R बटे, यानी फोकस वक्रता त्रिज्या का क्या होगा आधा होगा, क्या होगा। अगला है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए इसको हल नहीं करना है, फोकस दूरी 10 है ना, वस्तु को कहां रखे हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी आप वस्तु को रखे हैं वक्रता केंद्र पर, 10 का दूना 20, तो वक्रता केंद्र 20 होगा। तो अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह प्रश्न हो चुका है, ऐसा प्रश्न आया था शुरू में ना। देखते हैं और आगे प्रश्न।
देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो अगर त्रिज्या 12 है और दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण की फोकस माइनस में होती है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 6, आधा होगा, तो माइनस का 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। अगला, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखी जाए कि प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और बड़ा बने। तो अवतल दर्पण का कंडीशन छठा कंडीशन क्या होता है, दर्पण और ध्रुव, दर्पण और फोकस के, तो दर्पण माने वही आपका ध्रुव होता है, तो यहां दिया है कि फोकस और दर्पण के, कभी कभी दर्पण न देकर ध्रुव दे देता है, तो बात तो वही ना हुआ। अगला है, ठीक है, कि उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है, रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु रखेंगे तो हमेशा छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। तो छोटा और आभासी दिख रहा है कहीं, तो देखिए दर्पण के पीछे, हाँ ये बात सही है, दर्पण के पीछे ही तो बनता है। देखिए यहाँ पे छोटा आभासी दिया ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, दर्पण के पीछे, ये आपसे सही होगा। अगला, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 है तो कह रहा है कि त्रिज्या कितनी होगी, 12 दूना तो 24 आंसर हो जाएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। छोटा बनाए आभासी बनाए, उत्तल, क्योंकि समतल बराबर बनाता है, अवतल छोटा बड़ा दोनों बनाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल। शायद ये भी प्रश्न रिपीटिंग है, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहता है। कैसा चाहता है, सीधा देखें बड़ा देखें। कौन सा दर्पण, अवतल, क्योंकि समतल में बराबर बनेगा, गलत हो गया, उत्तल में बड़ा छोटा दोनों बनेगा, गलत हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, अवतल। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा, वस्तु से छोटा, आभासी वाला ऑप्शन ही नहीं है तो छोटा यहां लिखना पड़ेगा ना। फिर से वही प्रश्न आ गया कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो बताइए, उत्तल दर्पण का सबसे अधिक होता है ना। अगला, किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने और दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो कौन सा होगा, अवतल। अवतल में दूर रखते हैं तो हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है, और नजदीक का मतलब जब फोकस और दर्पण के बीच में रखते हैं तो सीधा बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा आवर्धित, आवर्धित माने बड़ा बनता है, तो फिर से वही छठा कंडीशन, ध्रुव और फोकस के। ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन देख रहे हैं, बार बार प्रश्न घुमा के पूछ रहा है, क्योंकि आभासी का केवल एक ही शर्त ही है अवतल में, तो वही बार बार आता है, और वास्तविक के कई शर्त हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, वक्रता त्रिज्या कितना होगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, त्रिज्या कितनी होगी, 15 दूना 30 हो जाएगा। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, ठीक है। अगला है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये होगा, ये आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, वो उल्टा दिया है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट होगा, ठीक है ना। अगला है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 15, तो फोकस दूरी पक्का आधा होगा, और चूंकि अवतल है तो माइनस में होगा, इसलिए माइनस का 7.5। अगला, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा है, कितना दूर, तो कह रहा है प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, 10 है। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनती है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा, ठीक है ना। अगला, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो कहां बनता है, तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी ध्रुव के बीच में। तो फोकस कहीं दिया हुआ है, तो देखो फोकस नहीं, फोकस दिया हुआ है और ध्रुव, ध्रुव माने दर्पण, तो ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला, इसका राइट आंसर 12 होगा, क्योंकि आप 42 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो 3/2 है अपवर्तनांक और रखा गया है, तो 1.5 गुना ही होगा, कितना होगा, मतलब आपका जो प्रकाश की चाल है कितना हो गया, आधा, तो आधा हो गया तो 1.5 गुना। ये प्रश्न हम बता चुके हैं, ठीक है, तो कमेंट में इसका उत्तर आपको करना है, ठीक है, ये बता चुके हैं। अगला, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण कांच से बने किसी फिल्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए
किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होगा? देखिए, आपको याद होगा कि जब प्रिज्म से प्रकाश निकला था, सबसे नीचे आया था VIBGYO, तो जो सबसे नीचे उसमें सबसे ज्यादा विचलन, तो बैगनी सबसे नीचे था, इसलिए सबसे ज्यादा विचलन किसमें हुआ? और सबसे कम पूछता तो लाल होता। ठीक है, चलिए अगला है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? इसका उल्टा कर दीजिए। तो आपका देखिए 1.5 का मतलब होता है 3/2, उल्टा करेंगे तो 2/2 में 3 का भाग कर लीजिएगा, यही आएगा 0.666 यानी 0.67 आ जाएगा ना, उल्टा करना है बस। यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी जाए, वस्तु कहां रखी जाए? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब देखिए, अगर उत्तल लेंस है तो 2f पर रखें तो 2f पर ही बनेगा। ठीक है ना। अगला, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो कह रहा है प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब के बराबर ही बनाता है, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि I तथा R क्रमशः आपतन और, तो कह रहा है ये किसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, तो ये केवल कहां होता है? अवतल दर्पण में ही हो सकता है। उत्तल तो छोटा बनाएगा, उसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल। वक्ता त्रिज्या का मात्रक होता है, सभी होगा, क्योंकि मीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी, ये सभी होगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, तो हीरा में, क्योंकि हीरा सबसे सघन माध्यम है, हीरा सघन माध्यम है, तो हीरा में प्रकाश की चाल क्या होगी? न्यूनतम। एक लेंस से इतने मीटर की दूरी पर रखने पर कह रहा है। ठीक है, ये प्रश्न रिपीटिंग है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगर फोकस दूरी 20 है तो कह रहा है त्रिज्या कितनी होगी? तो 20 दूना 40, फोकस का दूना होता है त्रिज्या, अक्सर गलती करते हैं इसमें। 20 का दूना 40 सेंटीमीटर से क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये जो 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है ना, और लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। हाँ, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लगभग सभी प्रश्न हो गए इसमें। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।